मैं अभी जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है हमारा एक्यूट एब्डोमिनल पेन। मतलब अगर पेशेंट आता है पेन के साथ तो वो क्या क्या हो सकता है, पेन किस वजह से हो सकता है, उस समय आपको, आप जो एक्सपर्ट स्टाफ है यहाँ पे, आपको क्या एक्शन लेना है कैजुअलिटी में, ठीक है, वो क्या करना है। या फिर अगर किसी कंसल्टेंट को कॉल करना है, कॉल नहीं लग रहा या किसी को आप बुलाना चाहते हो, वो उनको टाइम लगेगा आने में, उस पीरियड में आप क्या कर सकते हो ताकि पेशेंट का आगे जाके रिस्क कम हो और पेशेंट की लाइफ सेव हो सके। ये सब लाइफ सेविंग टॉपिक्स है। पॉइजनिंग हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एक्यूट एब्डोमेन हो गया, कन्वर्जन्स हो गया, ये सब को आपको इतने ध्यान से समझना है कि जब पेशेंट आए आपको पहले से पता होना चाहिए, सस्पेक्टेड होना चाहिए कि ये क्या केस हो सकता है। अब एक थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि एक्यूट एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन और स्टमक में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? या सेम होता है? सेम होता है। एब्डोमेन क्या होता है, स्टमक क्या होता है? स्टमक होता है हमारा पेट, जहाँ पे हमारा खाना जाता है ऐसा। ये देखो, ये देखो, ये हमारा माउथ है, माउथ कैविटी है, यहाँ से खाना जाएगा, ये हमारा फैरिंग्स है, ओके, वहां से नीचे जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर जाता है स्टमक में, फिर स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लास्ट में एनल कैनाल से जाके वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। इस बीच में जो भी होता है, इस बीच में जो भी होता है वहां पे क्या होता है, हमारे जितने भी एंजाइम्स है, पैंक्रियास के एंजाइम्स है, लिवर के एंजाइम्स है, वो आके खाने पे एक्ट करते हैं ताकि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल, इतना बेसिक पता है। इसमें किसी को डाउट नहीं? तो ये हमारा खाने जाने का रास्ता होता है। उसमें बीच में जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, बाइल चाहिए होता है, ठीक है, वो कौन बना के देता है, यहाँ पे लिवर है, लिवर के नीचे जब देखोगे तो गॉल ब्लैडर है। मैं ये फोटो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप समझो ये जो फोटो है ये मेरी बॉडी की फोटो है। तो जैसे इस इधर ऑर्गन्स लगे हुए हैं वैसे ही मेरी बॉडी में ऑर्गन्स लगे हुए हैं। स्टमक इधर है, ठीक है, लिवर इधर राइट साइड पे है, इधर हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट एब्डोमिनल पेन लेके आए तो अगर वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इसी साइड पेन हो रहा है, अभी हमने पेशेंट देखा था उधर, पेशेंट देखा था ना अभी, कल ही डिस्चार्ज हुआ, हाँ, वो कह रहा था मुझे सिर्फ इधर पेन हो रहा है, और वो उनको डायग्नोसिस क्या हुआ, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, मतलब उनको गॉल ब्लैडर की इंफेक्शन हुई। अब गॉल ब्लैडर बिल्कुल कहाँ है, राइट साइड पर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा ना, आप समझ सकते हो कि पेशेंट को क्या है। ये हो गया हमारा ईसोफेगस के बाद स्टमक। तो ये जो स्टमक है ना, ये जो ऑर्गन है इसको बोलते हैं स्टमक, और ये सारे ऑर्गन्स इस कैविटी में आते हैं। ये पूरी जो स्पेस है ये होगी हमारी एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमेन मतलब बड़ी चीज है, एब्डोमेन ये पूरा आ जाता है, इसके अंदर हमारा स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, किडनीज भी, इधर साइड में किडनीज होती है, जिसका पेन होता है तो पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टमक। और एक्यूट एब्डोमेन मतलब इसमें से कोई भी ऑर्गन हो, किसी भी ऑर्गन की कुछ प्रॉब्लम है जो इमरजेंसी स्टेट में हो और पेशेंट पेन के साथ आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, एक्यूट मतलब रिसेंटली जो है, एकदम कम टाइम में जो जल्दी से हो गया, और क्रॉनिक मतलब जो बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से थोड़ा थोड़ा करके डिजीज बढ़ रही है पेशेंट की। और एक्यूट मतलब फटाक से जल्दी से पेशेंट को डिजीज के सिम्टम्स आने लगते हैं। अभी क्या करते हैं, बेसिक सिंप्लीफाई करने के लिए, अब देखो अगर हम पेशेंट को कभी भी हाथ लगा के से पूछते कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, हर जगह हाथ लगा के पूछते कि कहाँ पे दर्द हो रहा है आपको, तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमारा पेशेंट का कौन सा ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या देखेंगे, हमारा जो ये पूरा एब्डोमेन है, एब्डोमेन क्या है, स्टमक क्या है, सबको पता चला। इसको ना हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, 2 वर्टिकल लंबी लाइन बनाते हैं और 2 ऐसी स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं और एक यहाँ पे बनाते हैं। जैसे हम एक्स एंड 0 नहीं कहते, वैसी लाइन हम एब्डोमेन में बनाते हैं। तो कितने बन गए टोटल जगह, 9 जगह बन गई, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अभी इस जगह पे राइट अपर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है।
राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर पेन हो तो आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ कुछ लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो हमने पेशेंट जो कल डिस्चार्ज हुआ उसको इधर ही पेन हो रहा था, सीटी स्कैन में पता चला कि गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन है। तो इससे आपको कोरिलेट हो गया कि हाँ गॉल ब्लैडर लिवर की कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। सीटी स्कैन से पहले ही आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि आप पेशेंट के साथ 24 घंटे आप रहने वाले हो। जो कंसल्टेंट है वो दिन में 2 बार आएंगे या कुछ इमरजेंसी होगी तो आएंगे, लेकिन जो पेशेंट के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, पेशेंट का क्या मैनेजमेंट चलना चाहिए, वो सब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पेशेंट के साथ हो क्या है, मैनेजमेंट क्या करना है वो अभी देखेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया आपको भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे इसोफेगस है, यहाँ से फिर आता है स्टमक, स्टमक आता है। तो इसलिए देखोगे यहाँ पे बीच में एकदम इधर ऊपर हाथ लगाए तो पेन होता है। वो कब पेन होता है? वो गैस्ट्राइटिस का पेन। मतलब अगर स्टमक में इंफेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो या बहुत एसिडिटी हो, एसिड कहाँ बनता है हमारी बॉडी में? स्टमक में बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाथ लगाए तो पेन होगा, वो हो गया हमारा गैस्ट्राइटिस। एसिडिटी भी अगर बहुत सीवियर हो, बहुत टाइम से हो पेशेंट ने, कुछ पेशेंट तो भी ऐसे आते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं, एकदम एसिडिटी हो जाती है उनको, तो फिर यहाँ पे पेन होने लगता है। फिर ये हो गया लेफ्ट अपर हो गया, फिर ये अम्बिलिकल रीजन हो गया। ऐसे टोटल 9 क्वाड्रेंट्स हैं। लोअर राइट वाला देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है? एकदम लोअर राइट। ये तुमने अपर राइट देखा, अपर मिडल वाला, दोनों साइड में, इधर मिडल में किडनी, इधर का होगा किडनी पेन। ये भी पेशेंट आई है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में पेन है, ओके। इधर लोअर राइट साइड में अगर पेन हो तो क्या होता है? यहाँ पे ऑर्गन कौन सा है? ये देखो, अपेंडिक्स। तो अपेंडिसाइटिस वाला अगर पेशेंट होता है उसको पेन कहाँ होगा? इधर नीचे राइट साइड में होगा। तो ये हमने देख लिया बेसिक ओवरव्यू कि क्या होता है, क्या कैसे पेशेंट आता है। अब एक बात करते हैं एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेस क्या क्या होता है। एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेस होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो हमने देखा था हमारा इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इनर कैनाल, फिर स्टूल्स बाद में जो हमने खाया वो जितना अच्छा था उसमें से न्यूट्रिएंट्स को हमने एब्जॉर्ब कर लिए ब्लड में, जो वेस्ट मटेरियल था वो हमने बाहर भेज दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये जो होते हैं हमारा जो फूड का मटेरियल होता है ये बाहर कैसे निकलता है? अब मुझे बताओ, अगर आपने खाया तो खाना उधर बैठ ही जाएगा, बाहर कैसे जाता है? उसको धक्का देने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी वो स्टमक में है या इंटेस्टाइन में है, फूड पड़ा हुआ है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ेगा? जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, समझे? बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ताकि वो जो खाना है जितना अच्छा था वो एब्जॉर्ब कर लिया, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो निकल के बाहर चला गया। तो वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो खाना आगे बढ़ता है और धीरे धीरे करके निकल जाता है। इसलिए आप देखोगे कि आप बहुत टाइम से अगर खाना नहीं खाओ, हमारा इंटेस्टाइन वेट करता है कि खाना कब आएगा, मैं तो अपना काम करूंगा ही ना, मैं तो कॉन्ट्रैक्शन करूंगा ही। पेट में क्या होती है? गुड़गुड़ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब मुझे बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्शन आपके बंद हो गए, कोई भी रीजन हो, कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गया, इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो गया, मोशन बंद, हो सकता है गैस भी ना पास हो, तो इसमें पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंडाइजेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? इससे होगा क्या? अब समझो यहाँ पे इंटेस्टाइन है, इधर आपने खाना खाया, स्टमक का इंटेस्टाइन है, यहाँ रुका हुआ है खाना, रुका हुआ है तो पड़े पड़े क्या हो जाएगा? अभी हमारे पूरे अंदर बैक्टीरिया होते हैं, सब होते हैं, वो रिएक्ट करेंगे, उसके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे। मुझे बताओ, हमारी बॉडी कोई भी टॉक्सिन एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है? पैरासिटामोल पॉइजनिंग की पेशेंट आई थी, सबको याद है, उसको वॉमिटिंग हुई थी। क्यों हुई थी? ये भगवान ने हमारी बॉडी में ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कोई भी अगर टॉक्सिक प्रोडक्ट हो बॉडी में तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो निकाल देता है, ठीक है। वैसे ही अगर ये जो खाना है पूरा सड़ गया है, पूरा खराब हो गया है, तो बॉडी हमेशा कोशिश करेगी उसको निकालने की। अब वो नीचे से तो निकल नहीं सकता क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है, तो क्या होगा? ऊपर से तो वो वॉमिटिंग हुई। अब वो इतने टाइम से खाना पड़ा था, तो वॉमिटिंग देख के भी आपको आइडिया लग सकता है कि कितना पुराना खाना होगा। अब वो वॉमिटिंग थोड़ी आप देखोगे कि नॉर्मल फ्रेश फूड देखे तो पता चलता है, लेकिन वो थोड़ा ब्लैकिश होगा, उसमें से गंदी स्मेल आएगी आपको। तो इसलिए आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं इसका स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है, इसलिए जो उसका पहले का कंटेंट है वो बाहर निकल के आ रहा है।
जैसे अभी का पेशेंट, मैं भी पेशेंट का नाम नहीं डायरेक्टली ले रहा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो यहाँ पे पेशेंट आए थे जिनका कल डिस्चार्ज हुआ है, उनका हमने आरटी डाला था, राइट ट्यूब डाला था, कितना कंटेंट निकल के आया था बाहर, किसी को पता है कितना निकल के आया था? फर्स्ट 24 आवर्स 1400 ml 1400 ml निकल के आया था, मतलब 1.5 लीटर उनके यहाँ से स्टमक से निकाला था बाहर। फिर नेक्स्ट 12 आवर्स में और 400 निकल के आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पेशेंट का जो मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये है कि टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में नहीं रखना है। तो उसको जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। अब वो पेशेंट उसको बाहर निकालने जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये हमारा माउथ है, माउथ से ईसोफेगस है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जाता है, सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम जाता है, वो फिर इधर जाता है कहाँ, ये क्या है, ट्रकिया, इधर ट्रकिया है हमारे नीचे, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स, ये हमारा ट्रकिया है, ठीक है, ट्रकिया है, उसके पीछे हमारा है ईसोफेगस। ये देखो आगे ट्रकिया है, ये आप ऐसे बोलोगे, यहाँ हाथ लगाओगे तो आपको वाइब्रेशन भी सुनाई देगी, ठीक है, बोलो कुछ बोलो। डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम बोलो, कहाँ से शुरू होता है, माउथ, फिर उसके बाद ईसोफेगस, बोलो हाथ लगा के फील करो, ट्रकिया में वाइब्रेशन फील हो रही है कि नहीं, माउथ, ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ना फोटो में, देखो ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, हो रहा है ना, यहाँ पे फील हो रहा है ना। तो ये हमारा सांस लेने की नली है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, ईसोफेगस। अभी क्या हो रहा है, जब वॉमिटिंग होती है ना, जब वॉमिटिंग होती है ना, तो वॉमिटिंग में क्या होता है कि जो हम वॉमिट करके बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, आइडियली तो सही तरीके में देखें तो मुंह से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वॉमिट यहाँ से बाहर निकलने के बजाय इधर से अंदर चले जाता है हमारी सांस की नली में। समझ आ रहा है? अब यहाँ से निकल के अंदर चले जाएगा सांस की नली में, वो फिर कहाँ जाके खुलेगी, लंग्स में। लंग्स इधर है, इस डायग्राम में नहीं दिखाया है, यहाँ से लंग्स में चले जाएगा। अभी ये हमारा टॉक्सिक मटेरियल था जो बॉडी को बाहर फेंकना था, ठीक है। अब सोचो वो अगर लंग्स में चला गया, इतना इन्फेक्टेड है, इतना खराब है, वो लंग्स में चला गया, तो लंग्स में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, लंग एब्सेस बन जाएगा, उधर पल्स बन जाएगी। अगर बहुत सीवियर केस है तो सीवियर केसेस में कार्डियक अरेस्ट होने का भी सकता है, ठीक है। तो हमने एक ये देखा कि एक्यूट इमरजेंसीज में आपको क्या एक्शन लेना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस चीज को अगर हम माइंड में रखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या एक्शन लेना है और कैसे एक्शन लेना है। तो एक तो हमने देखा कि इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि वो जो वॉमिट है वो हमारे सीधा लंग्स में जा सकती है, एक तो हमें उस चीज को बचाना है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो वॉमिटिंग है उसमें इतना सारा फ्लूइड है, वो हमने खाया, साथ में हमारे गैस्ट्रिक के भी सिक्रीशंस थे, बॉडी का भी पानी था, वो सब अंदर आके वहां पे रुका हुआ है। अभी वो बाहर निकल जाएगा, बॉडी से इतना पानी का लॉस हो जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन बॉडी में से, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बॉडी में से अगर वॉल्यूम कम है तो उसको क्या बोलेंगे, कम है, कम मतलब हाइपर हो गया, हाइपो हो गया, हाइपो। अगर वॉल्यूम कम है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो हाइपोवॉल्यूमिया। पढ़ा था ना सीपीआर वाले लेक्चर में, भूल गए? सब पास हुए टेस्ट में, लेकिन ये भूल गए। तो पता नहीं चल रहा है, अमृता का अच्छा ठीक है। तो इसमें फिर रिस्क होता है क्योंकि पेशेंट का इतना ज्यादा वॉल्यूम का लॉस हो रहा है, तो इसमें रिस्क होता है कि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक हो जाए। उससे फिर क्या होगा, पेशेंट का बीपी ड्रॉप होगा। अगर बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत ज्यादा कंटेंट बाहर निकल गया है, इतना ज्यादा अगर बीपी ड्रॉप हो गया तो बाकी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कैसे दिखेगा, कैसे मिलेगा? तो इसमें हमें क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशेंट का, हमने तो पहले देखा कि एस्पिरेशन होने से रोकना है, दूसरा हमने देखा कि पेशेंट का वॉल्यूम मेंटेन करना है। अगर हमने एक्शन लेके पहला स्टेप कवर कर लिया, पहले स्टेप पे हमने एक्शन ले लिया, तो दूसरा अपने आप ही हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट अगर आता है एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ, थोड़ा पेशेंट को पूछो क्या हुआ, किधर दर्द हो रहा है, आपको भी असेसमेंट हो जाएगा।
इसके लिए ये इतना जरूरी नहीं कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा ये समझने के लिए। बेसिक सा डायग्राम है, बेसिक बताया हमने, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एब्डोमेन को। उससे आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे हो रहा है पेशेंट को प्रॉब्लम। तो पहले सबसे पहले आप यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, आपको क्या करना है ये आपको ने समझ लिया कि हाँ ये सब चीजों में से कुछ हो सकता है पेशेंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट के वाइटल्स लो। वाइटल्स में बीपी कम होगा मोस्टली, अगर इससे बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो बीपी कम होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको नोट करनी है। साथ में और क्या देखेंगे, सैचुरेशन देखेंगे। सैचुरेशन की देखेंगे, अगर एस्पिरेट किया होगा, लंग्स में गया होगा, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं होगी, सैचुरेशन हमें देखना है, ठीक है। फिर ये सब आपने वाइटल्स ले लिए, बीपी चेक किया, करना क्या है, सबसे पहले आईवी लाइन सिक्योर कर लो पेशेंट। आईवी लाइन सिक्योर कर लो, ग्रीन कैट लो या फिर पिंक कैट लो। ब्लू से इतना अच्छा फ्लो नहीं आएगा क्योंकि हमें ज्यादा वॉल्यूम का देना पड़ेगा, तो ग्रीन कैट अगर है तो वो बेटर रहेगा। पेशेंट की आईवी लाइन सिक्योर कर लो ताकि एटलीस्ट उसका फ्लूइड देना हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी से ओरल कैविटी से इतना फ्लूइड निकल चुका है ऑलरेडी, पेशेंट डिहाइड्रेशन स्टेट में ना चले जाए, ये हमें करना होगा। अगर पेशेंट कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है, उससे आप कैसे बचाओगे? एक मिनट और पूछे सर, हाँ, अगर सैचुरेशन उसमें उसका मतलब बढ़ रहा है, हाँ, अगर हम उसको कंट्रोल सैचुरेशन बढ़ रहा है, हाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उससे हम क्या मतलब सिचुएशन है, सैचुरेशन कम हो रहा है, हाँ सैचुरेशन कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, हाँ, तो फिर हमें O2 स्टार्ट करना पड़ेगा। और सैचुरेशन कम हो रहा है वो किसी चीज की वजह से कम हो रहा है, वो चीज ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट फिर आगे हमें चालू करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल इसमें ही हमारा सैचुरेशन कम है तो हमें O2 स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा वो ड्रॉप होता है मतलब O2 स्टार्ट हाँ। तो हाँ, हमने आईवी लाइन सिक्योर कर ली, ठीक है, और फ्लूइड रिससिटेशन हमने स्टार्ट कर दिया, फ्लूइड्स देना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो वॉमिटिंग हो रही है कंटिन्यूसली, इसको आप कैसे रोकोगे? रोकोगे नहीं, रोक नहीं सकते, मतलब वो चीज आप लंग्स में ना चले जाए, उस चीज को आपको प्रोटेक्ट करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? मतलब आप ऐसे रास्ता उसका डाइवर्ट कर सकते हो। अभी समझो ये यहाँ से होके यहाँ जाने वाला था, तो आप ऐसा कुछ रास्ता बना दो जो यहाँ से निकल के डायरेक्टली बाहर ही आ जाए। हम क्या करेंगे? आरटी डालेंगे। आरटी का फुल फॉर्म क्या है? राइज टू। उसको और क्या बोलते हैं? आरटी को और क्या बोलते हैं? और एक नाम है उसका, नाम होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। उसका मतलब नेजो मतलब नाक, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। तो हम नाक से ट्यूब डालते हैं जो कि जाती है स्टमक के अंदर। अब मुझे बताओ, ये है हमारी राइट ट्यूब, खोल नहीं सकता ना? नहीं, आपको ओपन करके चेक कर, ओपन किया हुआ है आरटी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है हमारा राइट ट्यूब, ठीक है, ये बाहर का एंड है। राइट ट्यूब हमने देखी है ना, ठीक है, ये बाहर का एंड है और ये जो अंदर जाता है ये वो एंड है। तो ये हमारी राइट ट्यूब है। राइट ट्यूब हमें डालनी है तो कैसे डालते हैं? सबसे पहले ग्लव्स पहनना है, प्रॉपर सब स्टेराइल प्रिकॉशंस लेने, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पेशेंट की बॉडी के अंदर जाना है, ठीक है। किसी भी हाल में हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले ही पेशेंट क्रिटिकल स्टेट में, इमरजेंसी स्टेट में आया है, हम और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं देना चाहते पेशेंट को। हैंड सैनिटाइज करो, ग्लव्स पहनो, ठीक है। साथ में एक असिस्टेंट को नहीं, ठीक है। तो ये हमारी राइट ट्यूब है। इसका दूसरा क्यों? तो ये हमारी राइट ट्यूब है। इसका दूसरा नाम होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्यों? क्योंकि इसको नाक से डालते हैं और कहाँ तक जाती है? स्टमक तक जाती है। ये बाहर रहता है, इस एंड से हम डालते हैं ट्यूब। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सैनिटाइज करना है, सब सैनिटरी प्रिकॉशंस लेने हैं हमको। पेशेंट को कोई हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका रिस्क हमें एकदम मिनिमम रखना है, ठीक है। अगर आपके खुद के हाथ गंदे हैं, आप यहाँ पे हाथ लगा रहे हो, ठीक है, ये तो बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये यूज नहीं करने वाले पेशेंट के। अगर आप यहाँ पे खुद ही हाथ लगा रहे हो और वो पेशेंट के स्टमक में डाल रहे हो तो पेशेंट को तो और इन्फेक्शन होगी ना। तो आपने तो काम बढ़ा दिया और पेशेंट की कंडीशन और सीवियर कर दी, वो नहीं करना है। सैनिटरी प्रिकॉशंस लेने हैं सारे, ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पे एक एंड पे क्या लेना है? लिग्नोकिन जेली, ठीक है। ऐसे आप रफ डालोगे डायरेक्टली पेशेंट में तो बहुत उसको पेन होगा एंड स्मूथली पैसेज से नहीं जा पाएंगे वो। तो आपको लिग्नोकिन जेली लेनी है एंड एक नॉस्ट्रिल से पहले इंसर्ट करना। अब कैसे करना है? जो आइडियल वे होता है, जो एकदम प्रॉपर मेथड होता है, वो होता है पेशेंट सिटिंग पोजीशन में हो,
जो नेक है उसकी नेक थोड़ी सी नीचे ऐसे फ्लेक्स्ड हो, ऐसे पोजीशन में हम यहाँ पे डालते हैं ट्यूब, डालते 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 फिर एक टाइम आता है जब वो पेशेंट के गले तक पहुंच जाती है, तब उसको खांसी आएगी। जब खांसी आएगी तो आपको समझना कि हाँ ये गले तक पहुंच गई ट्यूब। अब उसको खांसी आएगी तो डर के निकाल नहीं देना है ट्यूब, पेशेंट को बोलना है कि ठीक है आप ऐसे इसको स्वेलो करो कि जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, क्योंकि ये नाक से ट्यूब जा रही है तो वहां पे इरिटेशन है, गले में जा रही है फिर आपका कफ स्टिमुलेट होता है, खांसी होगी पेशेंट को। और इसीलिए हमने पहले लिग्नोकेन लगाया है ताकि थोड़ा सा हमें लुब्रिकेशन मिले ये डालते समय। तो ये हमारा जाएगा फेरिंक्स से फिर ईसोफेगस में। पेशेंट को बोलते रहना है कि ऐसे कि स्वेलो करो जैसे पानी पी रहे हो। जाएगा जाएगा जाएगा, कौन से मार्क तक जाना चाहिए वो अभी हम देखते हैं। लेकिन ये आपका इंसर्शन वाला पार्ट हो गया। अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो स्लीपिंग सुपाइन पोजीशन में भी नेक एक्सटेंड करके भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। डालते समय ये देखना कि ये जो टिप है, ये टिप इधर नाक से परपेंडिकुलर हो और उसका डायरेक्शन हो इधर पीछे की तरफ, ये बोन की तरफ, ठीक है। बस वो थोड़ा सा, ताकि अच्छे से चले जाएगा नॉर्मली, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि वो स्मूथली जाए ताकि पेशेंट को कम से कम तकलीफ। और इमरजेंसी में हम ये प्रोसीजर करते हैं तो सब जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो पेशेंट भी खुश रहेगा। तो ये हमारा राइट शू का हमने देखा कैसे इंसर्ट होता है। लिग्नोकेन जेली लगाई, हमने देखा कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लेना है, सुपाइन में है तो सुपाइन में भी आपका जाएगा। अब ये राइट ट्यूब हमारा सही से गया है कि नहीं गया है स्टमक तक, वो कैसे समझ आएगा हमको? क्या चेक करते हैं? हाँ, एयर पुश करते हैं। अब देखो, ये यहाँ से गई है ट्यूब, यहाँ से जाते 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 यहाँ स्टमक तक आई है, ठीक है, स्टमक तक आई है। अब आप क्या करोगे, ये वाला जो एंड है, ये वाले एंड में आप एक सिरिंज में एयर फिल करोगे 10 cc, यहाँ पे अटैच करोगे और उसको पुश करोगे। पुश करोगे तो वो जो एयर है वो एयर डायरेक्टली यहाँ स्टमक में जाएगी। स्टमक में ऑलरेडी हमारे कंटेंट्स है, वॉमिट है, पानी है, सब कुछ है, तो एयर वहां पे जाएगी तो वहां पे बबल्स बनेंगे। बबल्स बनेंगे तो गर्गलिंग साउंड आएगी, इसलिए स्टेथो हमें यहाँ पे रखना है और पुश करते समय फिर बाद में सुनना है। गर्गलिंग साउंड आती है तो मतलब आपका जो राइट ट्यूब है, जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, वो एकदम पोजीशन में है, सही पोजीशन में है, ओके। एंड कभी कभी गलती से क्या हो जाता है, ये जो ट्यूब है ये इधर पीछे ईसोफेगस में जाने के बजाय इधर चली जाती है ट्रकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो चोक हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, जब तक हम आगे डालेंगे नहीं, हमें कंफर्म नहीं होगा कि है कि नहीं है पोजीशन में। तो इसमें आपको एक ही सिम्टम आने की पेशेंट को चोकिंग जैसा लगता है। और अगर आपको साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पे स्टमक में आपको गर्गलिंग साउंड नहीं आ रही है, आप एक बार एस्पिरेट करके देख सकते हैं। हाँ, तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया होगा तो आपका एस्पिरेट नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी पानी भरा हुआ है। पानी तो कहाँ भरा हुआ है, वॉमिट और सब टॉक्सिन्स कहाँ भरा हुआ है, स्टमक भरा हुआ है। तो वहां पे आप एस्पिरेट करोगे तो आएगा, लेकिन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर ये जाए तो आपका एस्पिरेट नहीं आएगा। कोई कोई घर पे आटे डाल रहे, वो उधर स्ट्रेट नहीं रहते, सिरिंज कुछ अवेलेबल नहीं रहते, तो कैसे आटे बराबर है करके देखते हैं। ठीक है, एस्पिरेट में तुझे एग्जैक्टली पता चलेगा, फिर भी एक बार रिकन्फर्म करने पड़ेगा। तो क्या करते हो? घर पे तो स्ट्रेट नहीं रहते, कोई कोई पेशेंट घर पे निकाल देते आटे डालने का रहेगा, तो तभी क्या करने का, एक बाउल में पानी लेने का, उसमें क्या रुकेगा, बबल्स, वो बाउल आएगा तभी तुम्हारा बराबर एस्पिरेट नहीं रहेगा। किस किस का अंदर कुछ भी नहीं है, फीड ही नहीं गया पेशेंट को, फिर एस्पिरेट तो तेरा को नहीं आएगा, फिर चेक तो तुझे करने का बराबर आएगा, ये नहीं का आउट है करके। तो वो कैसे करेंगे उसका? बाउल ऐसा पानी लेने का, ये आटे का लास्ट वाला एंड ना, उसमें डालने का, उसमें बुड़ करके आते, उसमें आवाज आते, वो रहेगा तो बराबर, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं, तुम्हारा ये जो होम केयर वाले पैलिएटिव केयर की जो पेशेंट्स है उनके लिए ये चीज जरूरी है। जो पैलिएटिव क्रिटिकल केयर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो घर में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके लिए ये चीज का आपका ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने आरटी देखा। अभी आरटी में आप देखोगे कि ये जो एंड है, एंड में कुछ कुछ होल्स हैं। ये होल्स क्यों हैं? क्योंकि जो भी हमारा एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो सक्शन होके इसमें आता है, इससे आके फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस एंड को हमें कनेक्ट करना होता है बैक के साथ।
अभी इसमें कुछ मार्किंग्स होती है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये ब्लैक मार्किंग लिखी है, यहाँ पे लिखा है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्किंग है कितना सेंटीमीटर है, आइडिया लगाने के लिए कि कहाँ तक जाएगी ट्यूब। अगर किसी में मार्किंग ही नहीं है कोई ट्यूब में, तो हमें कितना लेंथ लेना है, कितना अंदर तक डालना है, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हम लेते हैं टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज से लेके जो ईयर का ट्राइगस है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये जो हमारी स्टर्नम बोन है उसके एकदम एंड तक जहाँ पे खत्म होती है, जिथी स्टर्नम बोलते हैं उसको। तो नाक से लेके टिप ऑफ ट्राइगस, टिप ऑफ नोज से ट्राइगस, फिर यहाँ से स्टर्नम बोन तक। तो इतनी लेंथ लेनी है हमें, इतना अंदर तक जाना है। तो ये एस्टिमेटेड है कि इतनी लेंथ अगर हम ले, इतना अंदर तक जाए तो वो हमारा स्टमक तक जाता है, ठीक है। अब ये जो मार्किंग्स है, वो मार्किंग का क्या मतलब है, जो 50 सेंटीमीटर है, ये नॉर्मल एडल्ट का कन्वेंशन है। 50 सेंटीमीटर ये कहाँ से देख रहे हैं, हमने ट्यूब डाली है, ये लेंथ देखते हैं जो हमारे ऊपर के तीन है ना बीच के, वहां से लेके मेजरिंग स्टार्ट होती है, वहां से ये मार्किंग का किया हुआ है। तो अगर हम अंदर डालते हैं, हमारे टीथ के इधर तक अगर ये मार्क है 50 सेंटीमीटर का, यहाँ ये अंदर गया अंदर गया अंदर गया, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आया, तो मतलब हमारी ट्यूब कहाँ पे है, स्टमक के शुरू के पार्ट में। हम और 10 सेंटीमीटर अंदर गए, हमारे टीथ के इधर है, ये मार्क है अभी 60 सेंटीमीटर, तो हमारा कहाँ गया, ट्यूब आ गया इधर, पाइलोरस बोलते हैं, स्टमक जहाँ खत्म होने वाला होता है ना वहां पे। तो हम जनरली 60 सेंटीमीटर तक ही डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सारा एक्यूमुलेट होके हमारा वॉमिटर्स और जो टॉक्सिन्स है सारा कंटेंट्स इधर ही आके रहता है। तो जहाँ स्टमक का एकदम निचला हिस्सा है वहां पे हम ये डाल देते हैं 60 सेंटीमीटर तक। फिर हम और अंदर 10 सेंटीमीटर जाएंगे 70 तक, तो वो चले जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि आपको 60 सेंटीमीटर तक डालना है आटी। आटी कैसे डालना है सबको आ गया। सबसे पहले क्या करना है आटी डालने के लिए, स्टेराइल कंडीशन, ग्लव्स लेने हैं। लुब्रिकेशन के लिए कौन सा जेली लेना है हमको, हाँ लिग्नोकेन जेली लेना है, ठीक है। अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, फ्लेक्स कर रहा है, तो फिर ठीक है प्रॉपर्ली डाल सकते हैं हम, आइडियल कंडीशन है। नहीं तो सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए में भी हेड को एक्सटेंड करके डाला जा सकता है। अब पेशेंट को डालते समय जब ट्यूब हमारी गले तक पहुंचेगी तो पेशेंट को क्या होगा, खांसी होगी। उस समय आपको पेशेंट को क्या बोलना है कि स्वेलो करो, उसको निगलने की कोशिश करो जैसे पानी पी रहे हो। फिर धीरे 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 करके जाके आपको इंसर्ट करना है। एक टाइम आएगा जब यहाँ पे आपको 60 सेंटीमीटर का मार्क दिख जाएगा, आप समझ जाओगे कि हाँ इतनी लेंथ सफिशिएंट है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ट्यूब है हमारी, ये स्टमक में गई है या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गई है, सांस की नली में गई है। तो फिर कैसे करोगे आप चेक, हाँ सबसे पहले तो आप करोगे एम्प्टी सिरिंज लोगे, एयर आप पुश करोगे और गर्गलिंग साउंड आएगी तो आप यहाँ पे सुनोगे। यहाँ पे क्यों सुनोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टमक है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे सुनोगे। अगर नहीं पता चल रहा, नहीं आप जज कर पा रहे कि स्टमक में है या नहीं, तो फिर आप एस्पिरेट करके देखोगे, कंटेंट्स आ रहे हैं मतलब स्टमक में है, सांस की नली में ऐसे कंटेंट्स नहीं आते, ठीक है। हाँ तो वो मतलब डालने का पोजीशन गलत होता है, वो नाक से फैरिंग्स में जाता है, फैरिंग्स से माउथ में आ जाता है। तो आप थोड़ा पीछे लेके वापस से प्रॉपर्ली हेड की पोजीशन प्रॉपर्ली देके फिर आपको फिर से डालना है। अभी ये हमने लिखा आर्टी इंसर्शन। अब जो हमारा राइट ट्यूब होता है, ये आप डायरेक्टली आगे राइट ट्यूब डाल दी, फिर उसके बाद क्या निकल जाएगा बाहर, इसलिए पहले से पूरा प्रिपरेशन करके रखना है। आर्टी के लिए वो जो शेप की लॉन्ग 2 वर्टिकल स्टेम वाली शेप की डायनोब्लास्ट आती है, वो 2-3 पहले से ही कट करके रखने हैं सबको। आज ही इसके वर्कशॉप के बाद 10-20 बना के रख लेना, ठीक है। वो बना के रखना है। एंड लिग्नोकेन जेली पहले से प्रिपेयर करके रखना है, ग्लव्स पहले से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि पेशेंट कहाँ आ रहे हैं, कैजुअलिटी में आ रहे हैं, पेशेंट इमरजेंसी में आ रहे हैं। उस समय हमारे पास टाइम नहीं है कि ढूंढो ये कहाँ पे है वो कहाँ पे है। पहले से सब कुछ प्रिपरेशन आपको रखना है। पेशेंट आया तो सीधा बचाना है उसको। फिर साथ में इस एंड को बैक के साथ कनेक्ट कर देना है और वॉल्यूम मेजर करना है कितना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से फिर हमारा बाद में ट्रीटमेंट प्लान चलेगा कि कितना फ्लूइड्स देना है पेशेंट को, या पेशेंट का बाद में आरटी हमें निकालना है या नहीं निकालना है, वो कितना वॉल्यूम आ रहा है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है।
तो ये एक हमने देख लिया कि ऑब्स्ट्रक्शन वाला केस था। आरटी कैसे डालते हैं वो हमने देखा। आरटी के कुछ कुछ कलर्स भी होते हैं, साइज भी होते हैं। अभी समझो आपने बहुत ज्यादा डायमीटर का बहुत बड़ा आरटी ले लिया तो पेशेंट के नहीं जा रहा नॉस्ट्रल से, या फिर ये इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा आप छोटे बच्चों में ले सकते हो क्या, जब न्यू बॉर्न बेबीज में नहीं ले सकते, ये जाएगा ही नहीं ना, उनका रास्ता ही इतना छोटा है तो कैसे जाएगा। इसलिए आरटी के अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, वो कलर कोडिंग के बेसिस पे होते हैं। जैसे ये ग्रीन है तो ये है 14 नंबर, ठीक है। अगर ऑरेंज हो तो वो कौन सा नंबर होता है 16, रेड हो तो 18। तो ये आपको कलर कोडिंग एक याद रखनी पड़ेगी। अभी ये फोटो में जैसे रेड दिख रहा है तो रेड कौन सा है 18 फ्रेंच साइज है इसका। ये वाला ग्रीन है, ग्रीन कौन सा है हमारा 14 है, ओके। तो ये छोटे से बड़े साइजेस में सारे साइजेस में हमारा आर्टिस आता है। आप जब पेशेंट के लिए प्रिपरेशन लेके रखेंगे तो अलग अलग साइजेस के आर्टिस भी आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए कि इन केस एक नहीं जाता है। और अगर पेशेंट को आर्टिस नहीं जा रहा ना, ये पीपीटी दे दूंगा अभी, अगर नहीं जा रहा तो ज्यादा पुश नहीं करना है। ज्यादा पुश करेंगे ब्लीडिंग होगी, एस्पिरेशन का और रिस्क बढ़ जाएगा, वो जो ब्लड है वो अंदर जाने का और आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ज्यादा पुश फोर्सफुली नहीं करना है, स्मूथली जाना है। आपने सारे टेक्निक्स प्रॉपर्ली यूज किए, लिग्नोकेन आपने यूज किया है तो आरटी आपका एकदम स्मूथली चल जाएगा। तो अगर पेशेंट आता है एक्यूट एब्डोमेन का, एक तो हमने कॉज देखा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या कॉजेस हो सकते हैं हमारा एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, मतलब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसमें मेनली पेशेंट का मेन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। पेन किलर्स देते हैं पेशेंट को, हमारा इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर की लिवर की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। उसमें ऐसे आगे डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट को एस्पिरेशन का रिस्क नहीं है इसमें पेशेंट अगर आएगा कोई भी एक्यूट एब्डोमेन के साथ तो आपको उनका आईवी लाइन सिक्योर करना है, सबसे पहले वाइटल्स लेने हैं। अब एक्यूट इसमें गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ठीक है। इसमें अगर इतनी सूजन हो गई है कि उसमें से पानी आ रहा है तो इसके ऊपर क्या है लंग्स है, बीच में डायफ्राम है, उसके ऊपर लंग्स है। अब वो इतना अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, एकदम एब्सेस बन जाए, बस बन जाए यहाँ पे, तो वो डायफ्राम से पास होते हुए ऊपर लंग्स में भी जा सकता है, तो उसमें फिर बाद में पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वाइटल्स बस ये सोच के नहीं लेने कि हाँ कोई भी पेशेंट आया तो सबका हमें बस लिखने के लिए चाहिए, नहीं, हर एक वाइटल्स लेने का कुछ ना कुछ रीजन होता है, वो पता होना चाहिए। तो एक ये केस आता है, एक आपको जो कॉमनली यहाँ पे मिलेंगे, कोलेसिस्टाइटिस मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉमनली मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इनका है। और आप एक्सपर्ट हो, आप सबसे पहले पेशेंट को मिलोगे, आपको ध्यान रखना है कैसे प्रिपरेशन करके रखना है, पहले कैसे आरटीज इंसर्ट करना है, कैसे पेशेंट का आईवी लाइन सिक्योर करना है। फिर उसके बाद एक्यूट अपेंडिसाइटिस आता है, उसका भी सेम आपको करना है, वाइटल्स लेने हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में आप देखोगे साथ में पेशेंट को फीवर भी होता है, तो यहाँ पे अगर पेन हो रहा है, यहाँ पे हाथ लगाने पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट, यहाँ पे अगर हाथ लगाने पे दर्द हो रहा है, इस पॉइंट पे फीवर है साथ में पेशेंट को, तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि हाँ पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। तो ये था आपका बेसिक एक्यूट एब्डोमेन का मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे कैजुअलिटी में हमारा जो खारगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको इस चीज में कुछ कमी नहीं है। और आप लोग एक्सपर्ट्स हो, ऑलरेडी ट्रेन होके आए हो, लेकिन क्या होता है ना कि इमरजेंसी में आते आते हम घबरा जाते हैं। जितने घबराए हुए पेशेंट्स भी होते हैं उतना टेंडेंसी है हम भी इंसान है कि हम भी टेंशन में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा, पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। पेशेंट अच्छे से पहले भी यहाँ पे सारे पेशेंट अच्छे से मैनेज होके गए हैं और आगे भी अगर कोई आया तो हम प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। सर अगर अपेंडिसाइटिस कभी ऐसा रहता है कि बर्स्ट होता है अंदर ही, हाँ। अगर वैसा पेशेंट आया तो उसको कैसे है, क्योंकि इसमें कैसा अपेंडिसाइटिस में हम देख सकते हैं कि पेन हो रहा है, फिर बाकी का प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन अगर बर्स्ट होके आया इमरजेंसी में, तो फिर ऐसा केस पहले सबसे पहले तो हमें पेशेंट का जो बेसिक रिससिटेशन है वो तो करना ही पड़ेगा, आईवी कैथ लगाना पड़ेगा। बर्स्ट होगा तो अंदर के जो फ्लूइड्स होंगे, कंटेंट्स होंगे, वो सब बाहर आ जाएंगे, पेशेंट का बीपी वहां पे भी लो होने के चांसेस है। हो सकता है वो बर्स्ट क्यों हुआ, हो सकता है कि पेशेंट का वहां पे इन्फेक्शन इतना हो गया हो, उसकी वजह से वो एकदम लूज हो गया है अपेंडिक्स, एकदम
सॉफ्ट हो गया है और वो एकदम बर्स्ट हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को इन्फेक्शन है, फीवर भी है, मतलब हो सकता है पेशेंट सेप्सिस में भी हो। उस केस में आपको बीपी मॉनिटर करना है, आपको पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट भी मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर पेशेंट सेप्सिस में हो तो बीपी या तो लो हो सकता है या तो बढ़ सकता है, सैचुरेशन पेशेंट का लो हो सकता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम हो सकता है, 20 से ज्यादा हो सकता है, तो नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा। और क्या होता है पेशेंट का जो WBC काउंट होता है वो भी लो हो सकता है, बढ़ भी सकता है। वो अब बैक्टीरियल है, वायरल है, वो कॉज हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसे केसेस में आपको पेशेंट का वाइटल्स का मॉनिटरिंग एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि पेशेंट का आपने रेस्पिरेटरी रेट देखा, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, कितनी बार ले रहा है, ठीक है। देखो ये क्या होता है ना, अभी समझो कि हमारे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है, निमोनिया है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, निमोनिया हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना, तो बॉडी कैसे कंपेंसेट करेगी, ट्राई करेगी, हर केस में बॉडी कुछ ना कुछ कंपेंसेशन करती रहती है। ऐसे वो ट्राई करेगी कि ठीक है नॉर्मल सांस लेने से अगर उतना ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा तो हो सकता है कि मैं अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा लूं, ज्यादा फास्ट सांस लेने लगूं तो हमारा ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। तो लेकिन वो साइन हमें पता चलता है कि हाँ अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जैसे मैम ने बोला कि अपेंडिक्स का अगर रप्चर हो गया तो उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कॉज हो सकता है इसका। पेशेंट का वाइटल्स लेना है, बेसिक रिससिटेशन करना है, इमीडिएटली कंसल्टेंट को बुलाना है क्योंकि वो फिर यूएसजी करके कंफर्म करेंगे। उसमें बाद में जाके नीड होती है कि पेशेंट को लैप्रोटॉमी करना पड़े, ओपन करके एब्डोमेन ओपन करके अपेंडिक्स रिमूव करना पड़े, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसके आसपास का भी जो एरिया है वो भी इन्फ्लेम्ड हो।